राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। सफ़ेद दाग। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईशा बड़ी देर से बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जब बस आई तो ईशा भीड़ के साथ बस में चढ़ तो गई, लेकिन बैठने के लिए उसे सीट नहीं मिली। उसने भीड़ से खचाखच भरी हुई बस से उतरना चाहा, ये सोचकर कि अगली बस से चलूँगी, लेकिन इससे पहले कि वो भीड़ को चीरकर उतर पाती, बस चल दी थी। अब उसे खड़े खड़े ही सफ़र करना था। वैसे तो उसे बस में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उससे खड़े नहीं रहा जा रहा था। वो बैठना चाहती थी, लेकिन बस पूरी भरी हुई थी। बस में एक के बाद एक और इसी तरह से ढेर सारे लोग चढ़ते जा रहे थे। कंडक्टर टिकट काटता जा रहा था और भीड़ को देखकर ईशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी। उसे ऐसा लगा कि अब मुझे उल्टी हो जाएगी। भरी बस में लोग मुझे उल्टी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सवाल उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तरफ देखे या उसके ऊपर ध्यान दे। लेकिन ईशा का इस तरह बेचैनी से इधर उधर देखना लोगों की नज़रों से छुपा नहीं था। थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि सब लोग मुझे बड़ी अजीब नज़र से देख रहे हैं। अब ईशा किसी भी तरह बैठ जाना चाहती थी, क्योंकि अब उससे बिल्कुल भी खड़े रहा नहीं जा रहा था। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि लोग पहले ही मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे हैं, अब अगर उल्टी करते भी हुए देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन बस में बैठे हुए लोग तो पहले से ही उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़की इतनी बेचैन क्यों है, क्योंकि लोगों को तो उसकी खराब हालत का कुछ पता नहीं था। लोगों की नज़र तो बस उसके सफ़ेद दाग से भरे हुए चेहरे पे टिकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद दाग से इतनी बुरी तरह भरा हुआ है कि लोगों को उससे घिन आ रही थी। लेकिन फिर भी लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास देखने जैसा बहुत कुछ है। भले ही उसके चेहरे पे सफ़ेद दाग हैं, तो क्या हुआ, ये सफ़ेद दाग भी वैसे तो किसी किसी को कहीं एक आध जगह हो जाता है, लेकिन ईशा का तो पूरा जिस्म ही इतनी बुरी तरह सफ़ेद दाग के चितकबरे धब्बों में ढका हुआ है कि उसे खुद भी अपने आप से घिन आती है। क्योंकि सफ़ेद दाग उसके होठों पर हैं, नाक पर हैं, उसके कान के आसपास हैं, उसके माथे पर हैं, उसकी गर्दन पर, उसके हाथ पर और उसकी सलवार के नीचे दिख रहे पैर के पंजों पर भी हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सफ़ेद दाग इसी तरह उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी होंगे जो अभी उसकी सलवार कमीज के अंदर ढके हुए हैं, यानी उसकी पीठ पर, उसकी परत पर, उसके सीने पर, उसकी जांघों पर और सभी जगह। लोगों की नज़र खुद से अंदाज़ा लगा रही थी कि इस लड़की के पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग ने अपना कब्जा जमा रखा है। लोग ये भी सोच रहे थे कि जब ये लड़की नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती होगी तो इसके जिस्म के सारे सफ़ेद दाग कितने बुरे लगते होंगे, है ना। लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे कि अभी तो इस लड़की की उम्र भी कुछ 20 से ज़्यादा नहीं लग रही है। बेचारी की ज़िंदगी सफ़ेद दाग की वजह से बेकार हो गई। अब कौन करेगा इससे शादी। लोगों की सारी अटकलें सही रही। ईशा के पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग हैं। उसके होठों के चारों ओर बने सफ़ेद दाग की वजह से
उसका चेहरा किसी चितकबरी बकरी की तरह लगता है और जब वो नहाती है तो आंख बंद करके नहाती है, क्योंकि ये चितकबरापन, यही सफ़ेद और गहरे भूरे धब्बों का मिला जुला जिस्म उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता रहता है। और यही वजह है कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, वरना गरीब लड़कियों की शादी 20 बरस तक न हो ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन इस वक्त ईशा को अपने सफ़ेद दाग या अपनी शादी की उतनी चिंता नहीं थी जितनी इस बात की थी कि वो कहीं किसी आदमी के ऊपर उल्टी न कर दे। इसलिए जब उससे बिल्कुल ही नहीं रहा गया तो उसने बस के पिछले गेट के पास पहली सीट पर बैठे हुए आदमी से बड़ी लाचारगी भरी आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ी देर बैठने देंगे? उस सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसे एक नज़र देखा और झट से खड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि उस आदमी को ईशा पर दया आ गई थी, बल्कि हकीकत ये थी कि ईशा को देखते ही वो आदमी बिदक सा गया था कि कहीं इस लड़की ने मेरा हाथ वाथ न छू जाए और कहीं इस लड़की के ढेर सारे सफ़ेद दाग मुझे भी न लग जाएं। वो आदमी सीट छोड़कर उठ गया। फिर ईशा उस आदमी को आपकी बड़ी मेहरबानी के अंदाज में देखते हुए सीट पर बैठ गई। फिर बैठते ही वो अगली सीट के हत्थे पर अपना सिर टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। लोगों की नज़र अब उसकी गर्दन के पीछे और कमीज से बाहर दिख रहे पीठ पर थी, जिसके ऊपर भी सफ़ेद दाग के कुछ धब्बे नजर आ रहे थे। ज़्यादातर होता तो ये है कि लड़की के जिस्म पर सफ़ेद दाग बुरे लगते हैं, लेकिन ईशा के जिस्म पर सफ़ेद दाग इतने ज़्यादा हैं कि उसके सफ़ेद दागों से ज़्यादा उसका अपना गहरे भूरे रंग का जिस्म बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सफ़ेद जिस्म पर ढेर सारे गहरे भूरे दाग हो गए हैं। ईशा ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। उसका जिस्म गेहूं के रंग को पार करते हुए गहरे भूरे खजूर के रंग का है, जिस पर इतने सारे सफ़ेद दाग उसके जिस्म को बहुत ही बदसूरत बना चुके हैं। सीट पर बैठी और आगे की ओर सर झुकाए हुए ईशा से अब नहीं रहा गया और उसने बस में ही उल्टी कर दी। अब क्या था, लोगों की नज़र में उसके लिए जो घिन थी, अचानक उसने एक भयानक रूप ले लिया। सब लोग उसे कोसने लगे, अरे बस में ही उल्टी कर दी, तबीयत सही नहीं है तो घर से निकली ही क्यों, वगैरह वगैरह नसीहत सुनाई देने लगी। चंदन अपनी ज़िंदगी लगभग जी चुका है। उसने अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ देख लिया है, नौकरी, पैसा, शादी, बच्चा, रिश्तेदार, दोस्त, यार, लेकिन ये सब कुछ वो बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसको किसी भी चीज़ से तसल्ली नहीं मिली है। नौकरी की तो थोड़े ही दिनों में नौकरी से ऊब गया। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उसे पैसे से कभी मोह नहीं रहा। शादी हुई तो बीवी ऐसी मिली जो हमेशा बीवी बनके रहना चाहती थी और सबको दिखाना चाहती थी कि मेरा पति बहुत पैसे कमाता है और मुझे बहुत प्यार करता है। बीवी की जिद पर और न चाहते हुए भी चंदन को एक बच्चा पैदा करना पड़ा। बच्चा हुआ तो बीवी का पूरा ध्यान बच्चे पर चला गया। अब उसकी बीवी लोगों से ये कहती फिरने लगी कि हम लोग अपने बच्चे को सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे। मेरे पति ने अभी से सारा इंतजाम कर दिया है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ तो रिश्तेदारों ने एक और की रट लगा ली। अब यहाँ आके चंदन के सब्र का बांध टूट गया और उसकी सबसे अनबन हो गई। उसने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों के चक्कर में मैं अपने आप को खोता जा रहा हूँ। मैं जीना चाहता हूँ सभी रिश्तेदारियों और इस दिखावे से भरी हुई ज़िंदगी से बहुत दूर कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन एक शादीशुदा आदमी ऐसा कर सके,
इसके लिए हमारा समाज अभी इतना आज़ाद ख्याल नहीं हुआ है। चंदन की बातों से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि चंदन का शादी के बाद अपनी बीवी से जी भर चुका है और अब उसका किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है। फिर रिश्तेदारों ने भी अपना हक जताया और चंदन की बीवी को उकसाया कि पति को इस तरह आज़ाद ख्याल रहने दोगी तो किसी दिन हाथ से जाएगा। फिर बीवी तो आखिर बीवी होती है, उसने भी अपना हक जताया और बात सीधे तलाक पर ही ख़त्म हुई। बीवी, बच्चा, रिश्तेदार सबके सब चंदन के खिलाफ हो गए और अंत में चंदन अकेला रह गया। अब उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई ख़ास मकसद नहीं बचा है और अब वो अपनी बेमकसद ज़िंदगी को ढोते हुए इधर उधर भटकता रहता है। आज जब चंदन ने बस में अपने बगल में बैठी हुई लड़की को उल्टी करते हुए देखा और लोगों को उसे बुरी तरह झिड़कते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पानी की बोतल उसे पकड़ाते हुए कहा, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। ईशा ने इस आदमी को हैरानी से देखा जो पूरी बस में अकेला ऐसा आदमी था जिसे उसके सफ़ेद दाग या उसकी बदसूरती से कोई हिचक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसने उल्टी भी उसके बगल में ही बैठकर की थी। चंदन के चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट देखकर ईशा ने पानी की बोतल उसके हाथ से ले ली और बोतल अपने मुंह से थोड़ा सा ऊपर रखकर एक घूंट पानी पीना चाहा, लेकिन तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी और ईशा का हाथ हिल गया जिससे बोतल का थोड़ा सा पानी उसके चेहरे और उसके कपड़ों पर गिर गया। चंदन ने उसे मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुंह लगा के पी लीजिए। लोग आगे पीछे से सब कुछ देख रहे थे और अब जबकि ईशा को एक हमदर्द मिल गया था, लोगों को ये भी थोड़ा बुरा लगा। इतने में कंडक्टर भी टिकट काटते हुए पास आ गया। उसने ईशा को बस में उल्टी किए हुए देखा तो बिगड़ गया। अरे ये क्या कर दिया, अब इसे साफ कौन करेगा। तभी चंदन ने ईशा के हाथ से पानी की बोतल वापस ली और बचे हुए पानी से ईशा की उल्टी बहा दी। कंडक्टर ने छेपते हुए कहा, साहब, जब मैडम की तबीयत सही नहीं है तो बाहर लेकर क्यों घूम रहे हो, घर लेकर जाओ इनको या किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये सुनकर ईशा और चंदन ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। कंडक्टर ने अनजाने में ही उनके बीच का रिश्ता कायम कर दिया था। चंदन को भी ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी देर के लिए एक मकसद मिल गया है, लेकिन ईशा ये सोच रही थी कि क्या इस आदमी को अभी तक मेरे चेहरे के सफ़ेद दाग नहीं दिखे, या फिर क्या ये आदमी जानबूझ के अंधा बन रहा है। फिर चंदन ने ईशा को बस से उतर चलने का इशारा किया, जिसे ईशा ने अपनी खराब हालत को देखते हुए बिना कुछ कहे सिर झुका के मान लिया। ईशा और करती भी क्या, पूरी बस में उसे एक ही आदमी मिला था जिसने उसे भी एक इंसान समझा था और उसकी खराब हालत को बिना कुछ कहे समझ गया था। अब दोनों बस से उतरकर सड़क पर खड़े थे। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो चंदन से क्या कहे। उसकी झिझक को देखते हुए चंदन ने ही कहा, चलिए पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास चलते हैं का क्या मतलब था। ईशा अपने ही सवालों में उलझ सी जा रही थी, लेकिन चंदन उसके पास बिना किसी परेशानी के इस तरह खड़ा था जैसे वो उसके अपने ही परिवार का एक हिस्सा हो। इतना अपनापन तो उसने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा था। बचपन से लेकर आज तक उसे सिर्फ नफरत की नज़र से ही देखा गया था और लोगों ने उससे दूर ही रहना चाहा था। लेकिन एक ये आदमी है जो एक अजनबी होते हुए भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है।
आखिर में जब उसे कुछ और समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तब उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के सामने पोटली की तरह खोलकर रख दी, जिसके बाद दोनों को ही पता चला कि समाज ने दोनों के ही साथ बहुत बुरा सलूक किया है। डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई लेकर जब दोनों बाहर निकले, तब दोनों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या बात करें। क्या दोनों ये कहें कि अच्छा अब चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, या कुछ और। लेकिन कुछ और क्या। दोनों सड़क पर खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे और पहले कौन बोले ये सोचते रहे। फिर जब चंदन को लगा कि शायद ये लड़की झिझक रही है और कुछ नहीं बोलेगी, तब उसने ही कहा, अपना ख्याल रखिएगा। और इतना कहकर चंदन मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। लेकिन ईसा वहीं खड़ी रही। थोड़ी दूर चलने के बाद जब चंदन ने वापस पलट कर देखा, तो ईसा वहीं खड़ी थी और पहले से ज़्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे किसी ने तुरंत नहीं रोका तो वो अभी रो देगी। चंदन ने दूर से ही उसे न रोने का इशारा किया और उसके कदम अपने आप ईसा की तरफ वापस मुड़ गए। चंदन को अपनी ओर वापस आते हुए देखकर ईसा से नहीं रहा गया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। चंदन ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल हो क्या? उसके इस सवाल का जवाब ईसा के पास नहीं था, लेकिन उसने चंदन का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने आंसुओं की तेज धार के साथ और बिना शब्दों के ये कहना चाहा कि फिर कभी मुझे इस तरह सड़क पर अकेले छोड़कर मत जाना। चंदन ने अपनी प्यार भरी आंखों से उसकी बात सुनी, फिर उसके कंधे पर अपनेपन से भरा हुआ हाथ रखते हुए उसकी ही तरह बिना शब्दों में कहा, चलो अब घर चलते हैं। चंदन पढ़ा लिखा था, वो जानता था कि सफ़ेद दाग मिटाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने ईसा को अपनी जान पहचान के अच्छे डॉक्टरों को दिखाया और भरोसा दिलाया कि तुम्हारे ये सारे सफ़ेद दाग एक दिन मिट जाएंगे और तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि लोग तुम्हारी खूबसूरती को पाने के लिए आह भरेंगे। ईसा को चंदन की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन उसे चंदन की ये प्यार भरी हमदर्दी बहुत अच्छी लगी। चंदन को अपनी ज़िंदगी में अब एक मकसद मिल गया था और वो जी तोड़ मेहनत करके ईसा के सफ़ेद दाग मिटाने और उसे खूबसूरत बनाने में जुट गया था। इतने सालों की नौकरी में उसने पैसा बहुत कमाया था। उसने अपना सारा पैसा और सारा समय ईशा को खूबसूरत बनाने में लगा दिया। उसने ईशा को शहर की भीड़ से दूर एक हरियाली सी भरी हुई जगह पर रखा, जहां आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था, ताकि वो लोगों की नज़र से बची रहे और उसे अपने बदसूरत होने का जरा भी एहसास ना हो। ईसा ने भी खुद को अब पूरी तरह से चंदन के हवाले छोड़ दिया था। चंदन ईसा के जिस्म से सफ़ेद दाग को मिटाने के लिए तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करता था। वो उसे तुलसी के पत्ते और नींबू का रस पिलाता था, विटामिन बी, फोलिक एसिड और विटामिन सी की गोलियां खिलाता था। वो उसके सफ़ेद दाग के धब्बों पर नदियों की किनारे पाई जाने वाली लाल मिट्टी में अदरक का रस मिलाकर लगाता था। वो अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ होम्योपैथिक का भी सहारा लेता था। तांबे के लोटे में रात भर पानी भर के रखता था और सुबह सुबह ईशा को खाली पेट पिलाता था। वो ईशा को अनार की पत्तियां पीसकर पिलाता था। नारियल के तेल से ईशा के पूरे जिस्म की दिन में 3 बार मालिश करता था। वो उसे नीम के पत्तों का रस पिलाता था, जिसे पीने में ईशा की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन चंदन के प्यार और दुलार के आगे वो मना भी नहीं कर पाती थी। चंदन इतना कुछ कर रहा था, लेकिन ईसा के जिस्म से सफ़ेद दाग मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस उनका रंग थोड़ा हल्का जरूर हुआ था।
फिर इस चाहत में कि जिस दिन मेरे ये सफ़ेद दाग मिट जाएंगे उस दिन मैं कैसी दिखूंगी, ये सोचकर ईसा ने एक दिन अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को आईने में देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके जिस्म के सफ़ेद दाग कम होने के बजाय उल्टा बढ़ रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने तुरंत अपने खुले जिस्म को ढका और हड़बड़ाती हुई उन सारी दवाइयों को टटोल डाला जो वो अब तक ले रही थी। उसने अपनी सारी रिपोर्ट भी देख डाली, लेकिन उसको कोई वजह हाथ नहीं लगी। अभी तक वो चंदन के ही भरोसे थी कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वो सोच में पड़ गई कि मेरे दाग तो कम हो नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उसने सोचा कि आज रात मैं चंदन से कहूँगी कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी उसे अपनी रिपोर्ट के बीच एक खत मिला जिसे पढ़कर ईसा के होश उड़ गए। उस खत में उसी डॉक्टर ने जो ईसा का इलाज कर रहा था चंदन को लिखा था कि जैसा आप चाहते हैं ईसा के सफ़ेद दाग जल्दी ही उसके पूरे जिस्म पर फैल जाएंगे, जैसा आप चाहते हैं। पढ़कर ईसा को इतना बड़ा धक्का लगा जैसे कमरे की दीवारें और छत सब अचानक से ईसा के ऊपर आ गिरेंगी और वो उनके नीचे दबकर मर जाएगी। वो भागती हुई फिर से आईने के सामने गई और उसने एक बार फिर से अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में अपना जिस्म गौर से देखा। खत में लिखी बात बिल्कुल सही थी। उसके सफ़ेद दाग अब उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी फैल चुके हैं जहां पहले नहीं थे। उसने तुरंत इंटरनेट पर जाकर सफ़ेद दाग के बारे में पढ़ा और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को पढ़कर उसके दिमाग को और बड़ा सदमा लगा। अब उसे पता चला कि चंदन उसका हर वो इलाज कर रहा था जिससे सफ़ेद दाग मिटते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ वो ईसा को हर वो चीज़ खिला रहा था जो सफ़ेद दाग के रोगियों को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे कि उसे मछली खाने के तुरंत बाद दूध पिलाता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खिलाता है, उसके खाने में नमक ज़्यादा डालता है, मिठाई, रबड़ी, दूध और दही एक साथ खिलाता है, उड़द की दाल, मांस और मच्छी ज़्यादा खिलाता है, खाने में तेल, मिर्च और गुड़ भी खिलाता है। ईसा सोचने लगी, लेकिन ये सब चीज़ें तो सफ़ेद दाग के रोगियों को मना है। ईसा को कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो कांपते और रोते हुए बड़बड़ाने लगी कि चंदन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तो मेरे दाग मिटाने का वादा किया था, लेकिन वो तो डॉक्टर के साथ मिलके मेरे दाग और बढ़ा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि चंदन अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझे भी छोड़ने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि चंदन मुझे क्यों छोड़ना चाहेगा, जबकि वो तो मेरे साथ बहुत खुश रहता है, मेरी इतनी देखभाल करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे खुश रखता है। क्या उसका प्यार सिर्फ एक नाटक है? ईसा ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई। तब उसने चंदन को बिना बताए उसकी पहली बीवी सुलेखा का पता लगाया और उससे खुद जाकर मिली। वहां से सुलेखा ने बताया कि चंदन एक पारिवारिक जिंदगी के लिए नहीं बना है, उसे आज़ादी चाहिए, हर चीज़ से रिश्ते नातों को वो नहीं मानता, उसे रोज एक नई नई लड़की चाहिए, इसलिए तो उसने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारे साथ अभी तक कैसे और क्यों रह रहा है। सुलेखा की बातों ने ईशा के दिल में आग पैदा कर दी। सुलेखा के मुताबिक चंदन सिर्फ कुछ दिनों तक ही एक लड़की के पास रह सकता है, फिर उसे छोड़ वो दूसरी के पास चला जाता है। ईशा सुलेखा से मिलके वापस आ गई। चंदन को ईशा की मन में कुछ हलचल मची हुई है इसका अंदाजा तो हुआ, लेकिन उसके पूछने पर वो कुछ नहीं कह के टाल गई।
चंदन अभी भी पूरी लगन से ईशा को सही वक्त पर दवाई खिलाता था। उसके जिस्म पर लगाने वाली दवाई वो खुद अपने हाथों से लगाता था। यहाँ तक कि उसके जिस्म की मालिश भी वो खुद ही किया करता था। वो चाहता तो कोई नर्स रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईशा ने महसूस किया कि चंदन उसके बढ़ते हुए दागों की वजह से बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत जल्द ही ये सब दाग मिट जाएंगे। लेकिन ईशा को उसके दाग मिटते हुए कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ईशा को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि चंदन मेरे दाग मिटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहता है, ताकि एक दिन इन्हीं बढ़े हुए दागों का बहाना बनाकर वो मुझे छोड़ सके और फिर मेरी ही तरह किसी और मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना सके। चंदन ने मेरे साथ ये किया, ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, जबकि चंदन को लगता था कि ईशा मेरी देखभाल से इतनी खुश है कि उसे रोना आ जाता है। अब ईशा अपने जिस्म का कुछ नहीं कर सकती थी। सफ़ेद दाग उसके पूरे जिस्म पर फैल चुका था। उसकी सफ़ेद चमड़ी इतनी चमकती थी कि अब उसे अपने आप से ही नफरत होने लगी और एक दिन उसने गुस्से में आकर घर का आईना भी तोड़ दिया ताकि उसे अपने सफ़ेद चमड़ी दिखाई न दे। चंदन के पूछने पर उसने कहा, अच्छा हुआ टूट गया, मुझे लगता है अब इस घर में आईने की ज़रूरत नहीं है। चंदन को लगा कि इस वक्त ईशा गुस्से में है, इसलिए उसने फिर और कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन किचन में काम करते हुए ईशा ने चंदन को डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। चंदन डॉक्टर के साथ बड़ा खुश होकर बात कर रहा था। वो कह रहा था, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब दाग ईशा के पूरे जिस्म पर फैल चुका है। इतना सुनते ही ईशा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने जलता हुआ कोयला डाल दिया हो। उसने तुरंत किचन में लटके हुए सब्जी कांटे व चाकू से अपनी नस काट लेनी चाहिए, लेकिन चाकू उसकी सफ़ेद चमड़ी पर कुछ इस तरह चमक रहा था कि उसे लगा अगर मैंने चाकू फेर दिया तो मेरे जिस्म पे लाल नहीं बल्कि सफ़ेद खून निकलेगा। उसकी आंखों में चंदन के लिए इतना गुस्सा भर चुका था कि उसे अपने आसपास हर चीज़ें जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने मौजूद हर चीज़ को सफ़ेद दाग हो गया है। किचन के बर्तनों, दीवारों, फर्श और घर की छत सबको सफ़ेद रंग हो गया है। ईशा ने कस के अपनी आंखें भींच ली क्योंकि उससे अब कुछ भी देखा नहीं जा रहा था। किचन से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए उसने सुना चंदन हंसते हुए डॉक्टर से कह रहा था, बस एक हफ्ता और। ईशा समझ चुकी थी कि बस एक हफ्ते के बाद चंदन मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके पहले वो कुछ कर देना चाहती थी, कुछ ऐसा जो चंदन को सबक सिखा सके कि किसी मासूम और भोली भाली लड़की के जज्बातों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। रात को बिस्तर पर चंदन के साथ लेटे हुए ईशा बार बार छत को देख रही थी। चंदन ने उसका माथा चूमा और कहा, बस ईशा एक हफ्ता और। ईशा ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। क्यों? चंदन ने हंसते हुए कहा और ईशा के चेहरे को फिर से चूमने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन तभी ईशा ने एक झटके के साथ और पूरी ताकत के साथ चादर के नीचे छुपाया हुआ चाकू चंदन के गले में उस जगह घुसा दिया जहां से आवाज़ निकलती है। चंदन को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो चाकू और अपनी गर्दन पकड़े हुए सीधा छत को देखते हुए एक तरफ लुढ़क गया। तब ईशा ने बिस्तर से उतरकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो मेरा जिस्म क्यों खराब किया? मुझसे कह देते, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती। तुमने औरतों को समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी बीवी सुरेखा से मिली थी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया।
तुम एक हफ्ते बाद मुझे छोड़कर फिर किसी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले थे ना। चंदन के गले से खून का फवारा बह रहा था। उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसने ईशा की पूरी बात सुनी। वो ईशा की तरफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रुकते रुकते बस इतना ही कह पाया कि एक हफ्ते बाद अपने आप को आईने में देखना। और इतना कहकर उसने ईशा को एक बार और देखा, फिर अपनी आंख बंद कर ली, कुछ इस तरह जैसे वो जाते जाते ईशा को अपनी आंखों में भरकर ले जाना चाहता हो। ईशा ने चंदन को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा। चंदन के गले से बहता हुआ खून पूरे बिस्तर पर और पूरे कमरे में फैल चुका था। फिर ईशा ने चंदन की लाश को रात में ही घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दी। चूँकि आसपास कोई रहता नहीं था, इसलिए किसी को कोई शक होने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर वो कमरे में से खून के धब्बे रगड़ रगड़ के मिटाने लगी। उसके मन को अब एक तसल्ली थी कि मैंने चंदन को सबक सिखा दिया। चंदन की लाश को ठिकाने लगाने के बाद और चंदन के कत्ल के सारे सबूत मिटा देने के बाद ईशा ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बीतने के बाद उसे घर में राशन लाकर रखना था, क्योंकि अब तक घर के बाहर के सारे काम चंदन ही किया करता था। बाजार में पहुंचकर ईशा को अब एक आज़ादी महसूस हुई, लेकिन जब वो बाजार से गुजर रही थी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। कुछ लड़के और आदमी लोग उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूर रहे थे। ईशा को शक हुआ, कहीं इन लोगों को चंदन के कत्ल के बारे में पता तो नहीं है। लेकिन तभी उसने पीछे से किसी को सीटी मारते हुए सुना और कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत लड़की है यार, लगता है सीधे लंदन से आई है। इतना सुनते ही ईशा के कदम अपने आप तेज हो गए। वो जल्दी जल्दी घर वापस आई और सारा सामान एक तरफ फेंकते हुए सबसे पहले उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो चंदन उसकी मर्जी के खिलाफ पहला आईना टूटने के बाद लाया था। ईशा ने आज बहुत दिनों बाद आईना देखा था और उसे आज भी अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। फिर उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए, लेकिन उसने जहाँ भी देखा उसे अपना जिस्म पहले जैसा नहीं लगा। उसके सफ़ेद दाग अब सफ़ेद की बजाय खून से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो सिर से पैर तक खूबसूरत लग रही थी। तब अचानक उसे चंदन की बात याद आई, जो उसने मरते हुए कहा था कि एक हफ्ते बाद खुद को आईने में देखना। अब उसे लगा, क्या चंदन उस दिन कुछ और कहना चाहता था। वो जल्दी से उसी तरह बिना कपड़ों में भागती हुई उस कमरे में गई जहां उसकी सारी दवाइयां रखी हुई थी। उसने सब दवाइयां, मल्हम और तेल की शीशियों को इधर उधर हटाते हुए अपनी रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश की और फिर उसे अपनी रिपोर्ट के साथ एक और खत मिला, जो उसी डॉक्टर ने लिखा था जो उसके सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा था। ईशा ने खत को तुरंत खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था कि चंदन, अब जबकि ईशा के सफ़ेद दाग उसके भूरे जिस्म पर फैल चुका है, अब हम अपना असली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जिसमें सफ़ेद दाग को पहले बढ़ाकर पूरे जिस्म पर फैलाकर फिर सफ़ेद दाग के ही रंग को इस्तेमाल करके किसी लड़की को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम ईशा को भी ये बात बता दो तो अच्छा रहे। बेचारी अपने बढ़ते हुए दागों को देखकर परेशान होती होगी। इतना पढ़कर ईशा को ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे अकेली खड़ी हो और अचानक से उसके देखते ही देखते वो पूरा पहाड़ उसके ऊपर आ गिरा हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं लगते।